नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। गोवा में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। हर बीते दिन के साथ किसी का समीकरण बनता दिखाई दे रहा है तो किसी का बिगड़ता। वोटिंग से पहले एमजीपी को तगड़ा झटका लगा है। फोंडा से एमजीपी नेता डॉक्टर केतन भाटिकर ने पूर्व जेडपी प्रियाचारी और कुर्ती खांडेपार के पंच बाबूचारी के साथ एमजीपी से अपना नाता तोड़ लिया है। मंत्री सुदीन धवलीकर का भी कहना है कि मुझे जानकारी मिली है कि डॉक्टर केतन भाटिकर के साथ कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी चुनाव से पहले एमजीपी के लिए यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है, जो पार्टी के सारे समीकरणों को ध्वस्त भी कर सकता है। वहीं एक और खबर है, आम आदमी पार्टी से है। पार्टी के नेशनल कन्वेनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज गोवा में एंट्री लेने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अगले 3 दिनों तक जेडपी इलेक्शन के लिए पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। साथ ही वॉलंटियर्स के साथ मुलाकात कर पार्टी की मजबूती और उसकी कमजोर नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल का ये दौरा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जा सकता है, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी जेडपी इलेक्शन तो बहाना है, मिशन 2027 निशाना है। अपनी इस खास पेशकश में आज हम इन्हीं सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान हर बीते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। एमजीपी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता पार्टी का दामन छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके बाद अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि ये कार्यकर्ताओं का ऐन चुनाव से पहले पार्टी को छोड़ देना एमजीपी को कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि मंत्री सुदीन धवलीकर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पार्टी के कई नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है। हालांकि अब इससे एमजीपी को कितना नुकसान होने जा रहा है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वेनर अरविंद केजरीवाल भी 3 दिन के गोवा दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनका ये दौरा जेडपी इलेक्शन के साथ साथ मिशन 2027 को लेकर कितना महत्वपूर्ण है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। विनायक सामंत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए। विनायक, चुनाव से ठीक पहले एमजीपी में टूट फूट, क्या ये महज इत्तेफाक है या अंदरूनी बगावत अब खुलकर सामने आ गई? सर, ये इत्तेफाक तो नहीं कह सकते, ये अंदरूनी बगावत ही कहेंगे हम। क्योंकि ऐसी बगावतें और भी कहीं देखने को मिली है। मापसा या जो बारदेस तालुका है, वहाँ पे शिवोली मतदार संघ में कांग्रेस के ही पार्टी से ही दो नॉमिनेशन फाइल्स किए गए थे। हम्म। फ्रांसिस्को फर्नांडिस और रोशन चोडनकर, हम्म। इन दोनों के बीच बहुत अनबन हो गई। और बाद में ये फैसला जो है वो डेप्यूटी जो प्रतिकरण है उनको उनके सामने गया और उन्होंने रोशन चोडनकर जो है उनको ऑफिशियली कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। तो सिर्फ एमजीपी में ही नहीं, कांग्रेस या और पार्टी में भी देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के जो एक लीडर है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। रामराव वाघ, हम्म। जो बहुत बड़े नेता कहलाते हैं, उन्होंने इस्तीफा देके कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जो गठबंधन का कैंडिडेट उनको सपोर्ट दर्शाया है। तो हम्म। ये अनबन सब जगह दिखने को मिल रही है। हम्म। और ये जो दिल में भड़ास से कुछ लोगों के, कुछ कार्यकर्ताओं के, हम्म। वो ये सामने निकल के अभी आ रही है। तो ये इत्तेफाक नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर केतन भाटिकर, प्रियाचारी और बाबूचारी का इस्तीफा, क्या ये माना जाए कि सिर्फ चेहरे बदले हैं या एमजीपी की जड़ें भी हिल रही हैं? प्रियाचारी और बाबूचारी ने इस्तीफा दिया है। हम्म। आज केतन भट्टाचार्य ने इस्तीफा दिया है। इससे ये पता चलता है कि जो जड़ें है वो हिल रही है एनजीपी की। हम्म। या चेहरे बदल रहे हैं, जो आपने कहा है। तो चेहरे बदल रहे हैं ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि केतन भाटिकर बहुत स्ट्रांग थे फोंडा एरिया में। हम्म। जैसे कि उनका काम था, पिछले इलेक्शन के चुनाव जो है वो हारने के बाद भी उनका काम जारी था, वो लोगों से संपर्क में थे। और वहां पे एमजीपी का काम उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था। हम्म। लेकिन ये जो उनके अनबन हुई पार्टी के साथ, वो बाहर निकले, इससे बहुत बड़ा खामियाजा है जो एनजीपी को भुगतना पड़ेगा। और जो बन सामने आ रहा है सुदीन ढवळीकर जी के हम्म। सुदीन ढवळीकर जी ने जो बयान दिया है, उससे हम्म।
इतना कैजुअली उन्होंने ये सब लिया है। हम्म ये इससे पता चलता है कि ये अनबन जो थी वो बहुत पहले की थी। हम्म। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि सुदीन धवलीकर भी इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को छोड़ा है। लेकिन सवाल तो यह है कि एमजीपी अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहे, या फिर विपक्ष इसकी जमीन को खिसकाने का काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष जमीन खिसकाने का काम क्या कर रहा है या नहीं ये हम्म कह नहीं सकते, लेकिन हम्म ये जो पार्टी है विपक्ष हर बार एमजीपी पे ये आरोप लगाते आया है कि एमजीपी ऐसी पार्टी है, एक एक आदमी की, एक विधायक की पार्टी है, जो हम्म भी सरकार आए उसके साथ वो मिल जाती है। तो हम्म सिर्फ अपने फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए जो है वो एमजीपी पार्टी है, ऐसे आरोप उन पे लगाए जाते थे हर हम्म इलेक्शन में, और अभी भी लगाए जा रहे हैं। और आज की ये अगर घटना देखे, जब केतन भाटिकर जैसे एक स्ट्रांग लीडर ने एमजीपी छोड़ी है, तब हम्म ना उनको मनाने की कोशिश या ना उनसे बातचीत कोई देखने को नहीं मिली। तो ये हम्म जो पूरा आरोप लगाते जाता है हाँ हाँ विपक्ष, वो कहीं तो सच साबित होता दिखाई देता है कि दो भाइयों की सिर्फ पार्टी है, हम्म ऐसा भी आरोप एमजीपी पे लगाया जाता है। तो विपक्ष ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ है हम्म। एमजीपी के साथ। नहीं तो डॉक्टर केतन भाटीकर से आपकी बातचीत इस संबंध में हो पाई है कि उनका अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अब वोटिंग की घड़ी नज़दीक आ रही है, 20 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं, तो कोई तो स्टैंड लेंगे ना वो। जी, केतन भाटिकर से संपर्क करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम्म अभी तक तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम्म लेकिन जल्द ही केतन भाटिकर खुद से मीडिया के सामने आने के आसार है। सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है वो बात यह है कि खुद केतन भाटिकर जल्द ही मीडिया के सामने आ जाएंगे उनका हम्म स्टैंड लेकर। और जो भी सवाल अभी उठाया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, उसका हम्म रीजन क्या था, इस मुकाम पे जब इलेक्शन नजदीक है, इस मौके पे उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है, हम्म तो ये सब सवालों के जवाब वो खुद से आकर मीडिया के सामने देंगे, ऐसे हम्म। सूत्रों से पता चल रहा है, अक्षय लेकिन जी। ये जो टूट हुई है विनायक, क्या फोंडा में हुई ये टूट एमजीपी के पूरे चुनावी गणित को ध्वस्त कर सकती है? जवाब अगर हाँ है, तो धवलीकर साहब के पास प्लान बी है क्या? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना इफेक्ट करती है। हालांकि उनका स्ट्रांग होल्ड था केतन भाटिकर का वहां पे। हम्म वैसे भी ढवईकर जो है, सुधीर ढवईकर और उनके भाई दीपक ढवईकर, हम्म उनका भी होल्ड वहां पे रहा है फोंडा में। तो अभी देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में हम्म कि इसका खामियाजा एमजीपी को कितना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जबकि वहां पे बीजेपी और एमजीपी का गठबंधन है और उनके ही कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो केतन भाटिकर का स्टैंड बहुत मायने रखता है यहाँ पे, कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। एमजीपी के कैंडिडेट को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो हम्म साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन हम्म किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म इससे पता चलेगा कि जो आज ये अनबन हुई है उसका खामियाजा एमजीपी को कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, अक्षय इसीलिए जी। हम इसको समझने की बिना कोशिश भी कर रहे हैं कि ये इस्तीफा एमजीपी के लिए कितना सेटबैक है, या फिर ये संकेत है कि एमजीपी नेतृत्व से असंतोष अपने चरम पर है, कार्यकर्ता और पार्टी के नेता खुश नहीं है। हाँ अक्षय जी, पार्टी के नेता को ये सब दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जैसे ही ये जो अनबन हुई, इस पे कोई किसी ने भी चर्चा नहीं की है। एनजीपी के कार्यकर्ताओं से भी हमने पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ जवाब देने से मना कर दिया है। तो ये अनबन खूब बहुत पहले से ही थी, और ये कभी कहीं ना कहीं होने वाला था, ऐसी मुझे लगता है जानकारी ढवळीकर सर को भी होगी, या हम्म ढवळीकर जी ने जो स्टेटमेंट निकाला उससे ये बात सामने आते हैं कि उनको भी मालूम था कि ये कभी ना कभी होने वाला है। नहीं तो जो बात आप विनायक कह रहे हैं कि धवलीकर साहब को इस बात का एहसास था कि नाराज़गी है, और ये नाराज़गी किसी भी दिन खुलकर सामने आ सकती है, और ये जो खुलकर जो नाराज़गी सामने आएगी वो इस्तीफे के तौर पर, ये आभास उनको पहले ही से था। इसका मतलब कि जो दरार थी वो ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, उसकी जो खाई थी वो काफ़ी गहरी हो चुकी थी, और इसीलिए उसको भरने का प्रयास नहीं किया गया सुदीन धवलीकर साहब की तरफ से। ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभी चित्र सामने आ रहा है, जो भी
बातें कही जा रही है उसकी तो यही बात पता चलती है कि ये दरार काफी बहुत बड़ी थी और उसको सुलझाने की कोशिश भी नहीं की गई है किसी भी साइड से। इसीलिए केतन भाटीकर जी ने जो है जो मौके पे ही चुनाव जब सामने है तब उसी मौके पे उन्होंने एक पार्टी का इस्तीफा देके अपने समर्थकों के साथ जो इस्तीफा दिया है वो एक बहुत बड़ा झटका एमजीपी को देके उन्होंने उनका जवाब दिया है। चले अक्षय जी। बिल्कुल, वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे भी हमारे साथ फिर चर्चा में शामिल हो गए हैं। तुका, एक और एमजीपी में भगदड़, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की आक्रामक एंट्री, क्या गोवा का जेडपी चुनाव 2027 के बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत बन चुका है? जी अक्षय जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से अभी जेडपी इलेक्शन में माहौल बन रहा है, इस माहौल से ये पता चलेगा कि आने वाले असेंबली में जो है बहुत बड़ी चेंजेस गोवा में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे नए लीडर्स जो है वो इस असेंबली इलेक्शन में उतर सकते हैं और साथ ही साथ जो ऑलरेडी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो अब उस पार्टी से हट के इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे कि केतन भाटीकर को हमने देखा कि जो एमजीपी के इतने अच्छे लीडर थे जो वो बोल रहे थे कि वो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन जब जेडपी इलेक्शन की घोषणा हुई तो आज इन्होंने जो है उस एमजीपी से अपना जो रिश्ता था वो तोड़ दिया और वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ खड़े हो चुके हैं। लेकिन एक तरह से देखा ये भी जा सकता है कि अगर वहाँ पे एनजेपी आएगी तो फिर उनको जो केतन भाटीकर है उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो अगर इस पार्टी से निकल चुके हैं और अगर वहाँ पे एनजेपी जीतती है तो आने वाले असेंबली में उसका जो कामयाबा है तो उनको भरना पड़ेगा और जो लॉसेस उनके वो असेंबली इलेक्शन में उनको बहुत इफेक्ट करेगा। दूसरी तरफ एनजेपी को भी इसका जो इफेक्ट है वो देखने को असेंबली इलेक्शन में मिल सकता है, क्योंकि अगर केतन भाटीकर एनजेपी से जा रहे तो जितने सारे केतन भाटीकर के साथ वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे एनजेपी के, वो सब उनके साथ निकल गए हैं। तो जो आने वाले इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में उनके लिए वो उन लोगों का समर्थन होना बहुत जरूरी होगा। अगर क्योंकि दूसरी तरफ हम देख लेते गोविंद गावड़े जो वो भी एनजेपी के अगेंस्ट है, वो भी अपनी जो रणनीति है वो एनजेपी के खिलाफ यूज कर रहे हैं और वो भी कोशिश करेंगे कि सुदिन देवलीकर ब्रदर जो है वो आने वाले समय में उस इलेक्शन में ना जीत सके, ताकि जो झटका एनजेपी ने उनको एक समय दिया था जब वो मिनिस्ट्री से निकालने के लिए उनका हाथ बताया जा रहा था, तो वो गोविंद गावड़े सामने खुल के कहते हैं कि ये जो एनजेपी है वो उनके निकाह दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसका इफेक्ट असेंबली इलेक्शन में बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जेडपी चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की एंट्री, क्या ये सिर्फ प्रचार है या फिर विधानसभा चुनाव 2027 पर सीधी नजर है आम आदमी पार्टी की? तो का आम आदमी पार्टी ने तो अपनी पूरी शक्ति जो है वो आने वाले असेंबली के लिए वो प्रचार कर दी है और एक व्यक्ति जो है उनके लिए ये ट्रायल ग्राउंड है, जैसे कि टेस्ट में तो यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन इससे ही उनको पता चल सकेगा कि उनका जो ग्राउंड लेवल वर्क है या फिर ग्राउंड लेवल जो लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है वो कब तक रहेगा या कितना रहेगा, और उसकी सीट लेके वो आने वाले असेंबली में उसी तरीके से काम कर सकते हैं। और जब आप केजरीवाल अगर खुद वो आ रहे हैं जेडपी इलेक्शन के प्रचार के लिए तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो है इलेक्शन को बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि उन्होंने एलआई से भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि सारे कैंडिडेट जो है जेडपी के सारे सीट पे वो अपने कैंडिडेट डालेंगे और उन्होंने डाला भी है और वो पूरे खुले में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं अगर अरविंद केजरीवाल जेडपी इलेक्शन प्रचार के लिए हर जगह घूमेगा, पूरी गोवा पे नहीं घूम पाएगा, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस जहाँ पे उनकी जरूरत है उस चीज से जाके वो कैंपेनिंग कर सकते हैं और वहाँ से वो अपना जो स्ट्रेंथ है लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों को ये बता सकते हैं कि हम दिल्ली में रहते भी हम लोगों के साथ है, गोवा के लोगों के साथ है, और गोवा को जो बदलाव की जरूरत है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, क्योंकि हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमने कोई लीडरशिप या फिर कोई जो सिस्टम जो बोलते हैं बीजेपी के तो वरिष्ठ नेता होते हैं वो कभी ग्राउंड पे उतरते नहीं छोटे छोटे इलेक्शन के लिए, लेकिन हम आम आदमी पार्टी छोटे इलेक्शन को भी सीरियसली लेते हैं और हम ग्राउंड पे उतर के सबके साथ काम करते हैं। तो ये एक असेंबली चुनाव के लिए उनको एक सही कदम उठाया तो हम मान कह सकते हैं। विनायक, बिल्कुल 3 दिन के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल। इस दौरान कैंडिडेट से मुलाकात, वॉलंटियर्स की नब्ज को टटोलना, क्या गोवा में आम आदमी पार्टी एक नई रणनीति की स्क्रिप्ट लिखने जा रही है? तरीका देखने
देखे, चुनाव से पहले, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले से ही आम आदमी पार्टी ने ये तय कर लिया था कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। किसी भी पार्टी के साथ उसकी बातचीत नहीं हो रही थी। वो अपना हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र होगा या जिला पंचायत चुनाव क्षेत्र होगा, वहां पे अपना संगठन स्ट्रांग करने में लगे हुए थे। जबकि जिला पंचायत चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मतदार जो है उनकी नब्ज चेक करते हुए चुनाव में उतरी है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि गठबंधन में अनबन हो रही है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है, कोई बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये अगर देखे तो आम आदमी पार्टी एक नया ऑप्शन गोवा की जनता के लिए मिल सकता है। और अरविंद केजरीवाल जो 3 दिन के दौरे पे आ गए हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी तुकाराम जी ने कहा कि वो ये टटोलने आए हैं कि 2027 में हमारे जो हमारा जो भी जनाधार रिजल्ट होगा इस जिला पंचायत चुनाव का, उससे ये पता चलेगा कि कितना 2027 में उनको उनको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों के साथ। चले, बिल्कुल ये समझने की कोशिश भी हम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे अपनी जड़ों को और गोवा में मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में न सिर्फ जेडपी इलेक्शन बल्कि मिशन 2027 के लिए भी कारगर साबित हो सके। तुकाराम, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि गोवा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी आखिर कितनी मजबूत है और क्या केजरीवाल की एंट्री माहौल को बदल सकती है? जी हाँ, जरूर बदल सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत के आई थी, तो उन्होंने जो सुविधा वहाँ प्रोवाइड की थी, उसी सुविधा के साथ वो यहाँ भी उतर रही है। जो उन्होंने बोला था फ्री इलेक्ट्रिसिटी, साफ करके, फिर जो मोहल्ला क्लिनिक, इन सबको लेके ही इस इलेक्शन में उतरेंगे और इसी मुद्दे पे जो अपना प्रचार है वो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो गोवा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब होता जा रहा है, उसको लेके भी आम आदमी पार्टी सिलेक्शन में उतरी। तो जब गोवा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रहा है, पिछले दिनों जब आग लगी थी, जब हमने देखा कि खुद अरविंद केजरीवाल जी थे, वो वहां से ट्वीट कर रहे थे कि गोवा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिगड़ रहा है और इसको बदलाव की जरूरत है, और इसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है आम आदमी पार्टी। और इसी ऑप्शन के साथ जो है आम आदमी पार्टी अब इस रणनीति में उतरेगी। और केजरीवाल जो है जो 800 यहाँ पे 6 बजे उतरेंगे, लेकिन उनकी जो कैंपेनिंग वो कल से शुरू हो सकती है और 3 दिन तक वो कैंपेनिंग करेंगे। और वहाँ पे वो सिर्फ दिल्ली में जो कुछ उन्होंने किया था उसके ऊपर उन लोगों के साथ बात करेंगे और कहेंगे कि अगर गोवा में बदलाव करनी है तो आम आदमी पार्टी ही ऑप्शन है, कांग्रेस के साथ ना जाए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जीतती तो है लेकिन बाद में जाके बीजेपी से जोड़ जाती है। तो अगर आपको बीजेपी को हटाना है तो फिर आपको कांग्रेस को भी हटाना है और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही आपको रहना है। तो अभी ये देखना होगा कि जब वो यहाँ गोवा में आएंगे तो कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वो प्रचार करते, क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा होगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो प्रचार करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट दूसरे पार्टी के हैं उनका जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर निर्भर है कि अरविंद केजरीवाल की जो प्रचार वहाँ पे होगी तो वो उनको जो लोग है वहाँ पे उनको अपने पास जीत सकते कि नहीं जीत सकते वो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल विनायक, अगर 2027 का मिशन अभी से शुरू माने तो क्या गोवा का मतदाता जेडपी चुनाव में भी वही संदेश देगा जो विधानसभा चुनाव में देने वाला होगा? जरूर अक्षय जी, अगर हम ये 2027 की ये लिटमस टेस्ट अगर सोचे तो गोवा की जनता जो है वो जरूर एक प्रकार का संकेत देगी सरकार को या जो गठबंधन है उनको सीधा सीधा ये संकेत जा सकता है कि गोवा की जनता को क्या चाहिए। अगर गोवा के जो अपोजिशन है, जो गठबंधन है वो स्ट्रांग है, या हम अभी जिसको तीसरा विकल्प हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी, ये अगर स्ट्रांग है और जनता अपना वोट देती है तो ये देखने लायक हो कि जनता का झुकाव किसके तरफ है, क्योंकि 2027 बहुत दूर नहीं है और ये हम लिटमस टेस्ट कहते हैं इस जिला पंचायत चुनाव को। तो ये आने वाले 1 साल में कितनी तैयारियां सरकार को करनी पड़ेगी, कितनी तैयारियां अपोजिशन
कि गठबंधन को करनी पड़ेगी। ये हम्म। जनता के इस वोट से साबित होगा और बिल्कुल बिल्कुल, जो जनता जो बात है आप वो कहना सीधा चाह रहे हैं सीधा। कि जनता का रुझान बताएगा कि 2027 में गोवा की जनता का रुख क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन एक जो गठबंधन की मजबूत गठबंधन की बात कही जाती है, जैसे देश भर में कहा जाता है कि विपक्ष की तरफ से कि हम मजबूत इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कितनी मजबूती गठबंधनों में तुका रह जाती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। और अगर गोवा की बात करें तो आम आदमी पार्टी जब खुद कहती है कि कांग्रेस पर भरोसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है, ऐसे में एक मजबूत विकल्प अकेले दम पर क्या आम आदमी पार्टी बन सकती है? क्योंकि फिर तो टकराव होगा ना, वोटों का बंटवारा भी होगा। कांग्रेस पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, इधर एमजीपी भी हो गई, इधर आम आदमी पार्टी, और सीधा मुकाबला तो बीजेपी से। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी कह रहे कि वो विकल्प सिर्फ अगर कांग्रेस और बीजेपी के बाद है तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी जो रीजनल पार्टी है, गोवा की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी जिन्होंने लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी बहुत सारे वोट लुटे रहे थे, तो वो भी कह रहे कि विकल्प जो है वो सिर्फ आरजेडी है। गोवा के लिए रीजनल पार्टी की जरूरत है, ना कि कोई नेशनल पार्टी जिनका जो कमांड है या फिर जिनके जो ऑर्डर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, वो दिल्ली से आते हैं। तो इन दिल्ली वालों से दूर रहना है हमें, गोवा के लोगों के लिए गोवा का पार्टी चुनना है। इसके लिए आरजेपी हर मैदान में उतरी है और हर एक लोगों से यही कहेगी कि गोवा बचाना है तो आरजेपी एक सही पार्टी होगी। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में जो होगा वो वोट शेयरिंग की बात होगी, वो बीजेपी जो है उनके ऑलरेडी वोट शेयर जो है वहाँ को गोवा में फिक्स है। उसके साथ साथ जो कांग्रेस है उनके भी जो वोट शेयर है वो भी फिक्स है। जो लोग होते जो कौन लोग होते जो ना बीजेपी और ना कांग्रेस होते, वो सोच समझ के जो वोट देने वाले लोग होते हैं उनके जो वोट है वो यहाँ पे स्प्लिट हो सकते हैं। एक तरफ लोग आम आदमी को भी चल सकती है, तो दूसरी तरफ आरजेडी को भी चल सकती है। तो इनके बीच में जो एक 30% जो लोग थे, जो वोटर थे, जिनके पास ना बीजेपी ना कांग्रेस मिलते थे, तो उनका पूरा वोट जो है वो आरजेडी और आम आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों वोट एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक पार्टी जीत सकती है। लेकिन अगर दोनों पार्टी बिना अलायंस में जा रही है तो इसका फायदा जो है वो बीजेपी को ही होगा या फिर कांग्रेस को होगा, ना कि आम आदमी पार्टी या फिर आरजेडी। नहीं विनायक, सवाल तो इसी बात को लेकर उठता ना कि जब एक मजबूत गठबंधन की बात कही जाती है, जैसे अभी हम आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस को लेकर भी पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे कि पहले तो बैठकें होती हैं, दोस्ती का इजहार भी किया जाता है कि भाई अब तो हम मजबूत गठबंधन बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, नीयत पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि ये तो खलनायक की भूमिका में है। तो फिर ऐसे में कितनी संभावनाएं इस बात को लेकर बनती हैं कि एक मजबूत गठबंधन हो पाएगा? अब जेडपी इलेक्शन की वोटिंग की घड़ियां तो नज़दीक है, 2027 में अगर बात की जाए तो क्या ये मुमकिन है कि कोई मजबूत विपक्ष होगा, या फिर बंटकर विपक्ष लड़ेगा और नतीजा वही होगा? अगर आज की गठबंधन की स्थिति देखें तो नतीजा 2027 में कुछ अलग नहीं होगा, 2022 का ही नतीजा हमको देखने को मिल सकता है। हम्म। लेकिन जो कि हालत अभी है विपक्ष की, वो हम्म। देख के, जैसे कि हम तुकाराम जी ने कहा, हमारे सहयोगी जो तुकाराम जी, उन्होंने सही कहा कि जैसे कि हालत अभी गठबंधन की है, वो देख के ही आम आदमी पार्टी ने तीसरा विकल्प होने की तैयारियां कर हम्म। रही है और हम्म। उसी तरह वो आगे बढ़ रही है। अगर ये जिला पंचायत में आम आदमी पार्टी को लोगों ने अच्छी तरीके से रिस्पांस दिया तो हम्म। 2027 में हमको 100% तीसरा विकल्प देखने को मिल सकता है। हम्म। और आरजी जैसे गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस के साथ नहीं है अभी, वो उनसे गठबंधन से बाहर निकल चुकी है। तो इस हम्म। तीसरे विकल्प में आरजी आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी ये बयानबाजी हुई है आरजी हम्म। की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से हम्म। कि अगर उनसे बैठक होती है, उनके विचार मिलते हैं, तो वो गठबंधन को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस जिला पंचायत चुनाव में अपोजिशन का गठबंधन स्ट्रांग नहीं आ पाता, आगे आके या लोगों की पसंद नहीं मिल पाती, तो हम्म। 2027 में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। 2022 में जो
हमें रिजल्ट मिला है, हम्म, कुछ उस प्रकार का ही रिजल्ट हमें 2027 को देखने को मिल सकता है। हम्म। यानी इसके चले, यानी अलावा कुल मिलाकर ये इसका कहा जाए कि जेडपी इलेक्शन के जो नतीजे सामने आएंगे वो काफ़ी हद तक 2027 की तस्वीर को साफ कर सकता है। हालांकि अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी प्लानिंग सभी दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन किसकी प्लानिंग सटीक बैठती है, जो जनता के मन को भाती है और उसके आधार पर जनता अपना आदेश देती है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, अब तो 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, 22 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जाहिर किया है। बहुत शुक्रिया विनायक, आपका भी तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तुकाराम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें राष्ट्र टीवी के साथ।